तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट करेंगे। और इस एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर अप करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चैप्टर का बच्चों नाम है गवर्नमेंट बजट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट बजट बच्चों सरकार द्वारा बनाया गया एक बजट होता है। बजट क्या होता है जी? बजट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जहां पे लिखा जाता है कि सरकार को कहां कहां से पैसा मिलेगा और सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताता है कि सरकार की एस्टिमेटेड रिसीट क्या है एंड सरकार का एक्सपेंडिचर क्या है किसी एक साल का, किसी एक फाइनेंशियल ईयर का, जो कि अप्रैल 1 से 31 मार्च के बीच होता है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच सरकार के पास जो जो पैसा आएगा एंड सरकार जो जो पैसा खर्च करने वाली है, सरकार उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे लिख देती है एंड उसी डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट बजट का नाम दिया गया है। गवर्नमेंट बजट को बच्चों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार भारत में बजट बनाना कंपलसरी हो जाता है एंड इस बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। जब पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे ये बताते हैं कि पिछली साल जो बजट बना था उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और इस साल जो हमने बजट बनाया है उसमें क्या क्या पॉलिसी लेके आए हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस होगी। हम ये दो बात करते हैं कि पिछली साल कैसा था और इस साल कैसा होने वाला है। तो बजट का मीनिंग हो गया होगा एंड थोड़ा उसकी एक्स्ट्रा बातें भी हो गई होगी। अब अगर बात करें बजट के टाइप्स की तो 3 टाइप का नॉर्मली होता है। एक होता है बैलेंस बजट, जितना पैसा आया उतना पैसा खर्च हुआ तो बैलेंस बजट। अच्छा, पैसा आया ज्यादा एंड खर्चा हुआ कम तो सरप्लस बजट। और अगर पैसा आया कम एंड खर्चा हुआ ज्यादा तो डेफिसिट बजट। एंड इंडिया नॉर्मली बजट घाटे में रहता है। इंडिया में अक्सर पैसा कम आता है एंड सरकार का खर्चा नॉर्मली ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें बजट के कंपोनेंट्स की तो बजट में 2 कंपोनेंट है मेनली। एक तो सरकार के पास पैसा कहां कहां से आएगा, बजट रिसीट या फिर टोटल रिसीट बोलते हैं। एंड सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी, बजट एक्सपेंडिचर या फिर टोटल एक्सपेंडिचर। अब सरकार के पास जो पैसा आता है वो भी 2 टाइप का होता है, रेवेन्यू वाला पैसा एंड कैपिटल वाला पैसा। और सरकार जहां जहां खर्च करती है वो भी 2 टाइप का होता है, रेवेन्यू वाला खर्चा एंड कैपिटल वाला खर्चा। आइए इन चारों को एक बार डिटेल में पढ़ने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के पास पैसा कहां कहां से आता है। तो सरकार के पास बच्चों एक आती है रेवेन्यू रिसीट और एक आती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू वाला पैसा वो होता है कि सरकार के पास पैसा आ तो रहा है लेकिन ये पैसा ना तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगा और ना तो इस पैसे से कोई सरकार की असेट घटेगी। उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। ये पैसा नॉन रिडीमेबल है। अगर एक बार सरकार के पास चला गया तो आप इस पैसे को सरकार से वापस नहीं मांग सकते। ये रिकरिंग नेचर वाला रिसीट है। सरकार को ये पैसा हर महीने या डेली बेस पर प्राप्त होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये साल में केवल एक बार मिलता है। ये पैसा सरकार को डेली बेस पर जनता से मिलता रहता है। अब रेवेन्यू रिसीट भी 2 टाइप की होती है। एक होती है टैक्स रिसीट और एक होती है नॉन टैक्स रिसीट। आइए पहले मैं इसको पढ़ाता हूं फिर मैं उस पर आऊंगा। देखो भाई, एक होता है टैक्स वाला पैसा, एक होता है नॉन टैक्स वाला पैसा। पेपर में इस पर डिफरेंस आ चुका है। तो टैक्स वाला पैसा क्या होता है? तो आपको पता है टैक्स का मीनिंग क्या है। टैक्स एक प्रकार की कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि हम लोग सरकार को करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। हम जब सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार हमको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं देती। टैक्स पे करना हमारी केवल एक ड्यूटी होता है। तो टैक्स क्या है? एक लीगली, कानूनी रूप से कंपलसरी पेमेंट है जो सरकार को की जाती है और इसके बदले हमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट, पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, सरकार ने सड़क बनवा दी, अस्पताल बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, बट पर्सनली मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है टैक्स रिसीट। अब टैक्स वाले के अलावा बोलता है सोर्सेस अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा सरकार के जितने भी अदर सोर्स है इनकम के, उसको क्या बोलते हैं जी? नॉन टैक्स रिसीट। बात करें भारत की तो भारत में याद रखना जो टैक्स वाला पैसा है इसका प्रपोर्शन ज्यादा होता है। सरकार को टैक्स वाला पैसा ज्यादा मिलता है जबकि नॉन टैक्स वाला थोड़ा पैसा कम मिलता है।
टैक्स कौन कौन से होते हैं? तो नॉर्मली टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपका आगे आने भी वाला है। ठीक है, तो हमने थोड़ा उसको और क्लासिफाई कर दिया कि इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, जीएसटी वगैरह सरकार का टैक्स वाला पैसा है। नॉन टैक्स में क्या आता है? इंटरेस्ट, सरकार ने कहीं लोन दिया, इंटरेस्ट मिल गया, फीस या लाइसेंस फीस मिल गई, हमारा कोई फाइन पेनल्टी चालान कट गया, सरकार को हमने उसकी पेमेंट करी, सरकार को प्रॉफिट हुआ, सरकार ने किसी के शेयर खरीद रखे, सरकार को मिला डिविडेंड, सरकार को गिफ्ट एंड ग्रांट मिले। एस्टीट क्या होता है? कोई व्यक्ति मर गया, उसका कोई लीगल वारिस नहीं था, तो वो संपत्ति सरकार ने ले ली, उसको एस्टीट बोलते हैं। फोर फीचर, आप कोई गलत काम कर रहे थे, ड्रग्स वगैरह का धंधा कर रहे थे, सरकार ने वो चीज आपकी जब्त कर ली। ठीक है। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है कि सरकार की डेवलपमेंट की वजह से सरकार ने कुछ मेट्रो वगैरह बनाई, जिसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए तो कुछ पैसा सरकार को आपको देना पड़ेगा, आप सरकार कुछ पेमेंट करोगे, बिकॉज सरकार की वजह से आपके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेगा। इसको स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। तो ये होता है टैक्स वाला पैसा और ये होता है नॉन टैक्स वाला पैसा। इसके बाद आते हैं किस पे? अपनी कैपिटल रिसीट पे। ये क्या होता है? ऐसा पैसा जिससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती, सॉरी, ऐसा पैसा जो या तो लायबिलिटी क्रिएट करेगा या फिर बदले में आपकी संपत्ति गिराएगा, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ये नॉर्मल तीन टाइप का होता है। बोरिंग, अगर सरकार उधार लेती है तो सरकार की इससे लायबिलिटी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं एक तरह से डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डिसइन्वेस्टमेंट, अगर सरकार अपनी कोई संपत्ति बेचती है तो इससे सरकार की असेट गिर जाती है, लेकिन इससे कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी, मेरी संपत्ति गिर गई बट मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। रिकवरी ऑफ लोन, हमने किसी को लोन दे रखा था, अब उससे लोन हमने वापस मांग लिया, भाई हमारा पैसा वापस कर, तो हमारी जो असेट है वो गिर गई। जब मैं लोन देता हूं तो असेट बढ़ जाती है, जब लोन ले लिया तो असेट गिर गई, इससे भी मेरी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्या बोलूंगा उसको भी मैं? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो ये होती है सरकार की टोटल रिसीट। इसके बाद बच्चों आता है सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर। अब सरकार खर्चे कौन कौन से करती है? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिससे ना तो हमारे कोई संपत्ति बनेगी और ना ही उस खर्चे से हमारी कोई लायबिलिटी घटेगी, मतलब बस वो खर्चा हो रहा है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा होता है जो डेली बेस पे किया जाता है, जो सरकार को चलाने के लिए डेली बेस वाला खर्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यह खर्चा सरकारी डिपार्टमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किया जाता है। हम सरकार को उसका कंजम्पशन वाला खर्चा भी कहते हैं। इसमें क्या आता है? सरकार ने सैलरी दी, सरकार ने पेंशन दी, सरकार ने ब्याज दिया, सरकार ने सब्सिडी दी, सरकार ने गिफ्ट एंड ग्रांट दिया, या सरकार ने डिफेंस की सर्विस पे खर्च किया, दैट इज ऑल कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरे बच्चों क्या होता है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिससे या तो सरकार की संपत्ति बन जाएगी या फिर सरकार की लायबिलिटी घट जाएगी, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह एक प्रकार का नॉन रिकरिंग खर्चा होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब यह खर्चा सरकार बार बार नहीं करती, कभी खर्चा हुआ ये वाला तो कर लिया, कभी कोई संपत्ति बनाई खर्चा हो गया तो कर लिया, या कोई लायबिलिटी घटाई तो खर्चा कर लिया, यह खर्चा बार बार नहीं होता। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रिकरिंग इन नेचर होता है, ये वाला खर्चा सरकार बार बार करती है, डेली बेस पर लिखा है ना, ये सरकार खर्चा डेली बेस पर होता है, बार बार होता है। अच्छा, इसकी बात करें तो सरकार ने मेट्रो बनाई तो सरकार की संपत्ति बन गई, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने लोन लिया था, उसकी पेमेंट करी, सरकार की लायबिलिटी कम हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, सरकार की असेट बढ़ गई। लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, सरकार की असेट बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर। तो कुल मिला के 4 पॉइंट्स होते हैं: रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछने के चांसेस भी है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या फिर फंक्शंस क्या है? तो सरकार का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों, उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सरकार का सबसे पहला काम है अपने रिसोर्स को एलोकेट करना। एलोकेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। सरकार अपने रिसोर्स को बेकार जगह से अच्छी जगह पे जब ट्रांसफर करती है,
अनप्रोडक्टिव जगह से जब प्रोडक्टिव जगह पर रिसोर्स को ट्रांसफर करते हैं उसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। सरकार ऐसा क्यों करती है? ताकि देश में बैलेंस लाया जा सके, ताकि देश में लोग प्रॉफिट भी कमा सके और एज वेल एज देश में सोशल वेलफेयर, समाज का भला भी हो सके। इसके लिए सरकार रिसोर्स को एलोकेट करती है। सरकार यहाँ पे 3 चीजें करती है। सबसे पहला, सरकार जो है सब्सिडी या टैक्सेशन देती है उन वस्तुओं को, उन लोगों को जो वस्तुएं समाज के लिए कैसी है, बेनिफिशियल है। सरकार उनका प्रोडक्शन बढ़ाती है। कैसे? उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रदान करके, उनको सब्सिडी या फिर टैक्स प्रदान करके। जैसे कि सरकार खादी वाली वस्तुओं को बढ़ावा देती है। कैसे? उन पर सब्सिडी प्रदान करके। सेकंड पॉइंट यहां बोला गया है टैक्सेशन पॉलिसी। सरकार देश में सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए जो वस्तु हमारे लिए अच्छी नहीं होती उनके प्रोडक्शन को गिराती है। फॉर एग्जांपल, देश के लिए शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट अच्छा नहीं है तो इनका प्रोडक्शन घटे, लोग इनका कंजम्पशन करें, तो सरकार क्या करती है? इस पे हैवी टैक्स लगाती है। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर पॉलिसी। भाई सरकार देश में चाहती है भला करना, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोशल वेलफेयर के लिए है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को उसमें प्रॉफिट काफी कम दिखता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वो काम नहीं करता। तो सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पे सरकार आगे बढ़ती है। सरकार कुछ आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती है, जैसे कि पीने का पानी, साफ सफाई, लॉ एंड ऑर्डर या फिर डिफेंस। सरकार से सोशल वेलफेयर के लिए करती है, प्राइवेट फर्म इसको अवॉइड करता है। क्यों? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। ये आपका हो गया पहला फंक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसके बाद जो बच्चों सेकंड फंक्शन क्या बोलते हैं उसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सरकार देश में इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने का ट्राई करती है। कैसे? टैक्सेशन और सब्सिडी के माध्यम से। इनके माध्यम से सरकार अमीर और गरीब के बीच जो गैप बन चुका है उसको फुलफिल करती है या उस गैप को कम करती है। तो उसमें पहला पॉइंट है, सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स को लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जिसकी इनकम ज्यादा वो टैक्स पे करेगा ज्यादा, और जिसकी इनकम कम वो टैक्स पे करेगा कम। इससे क्या होता है? जो लोग देश में ज्यादा कमाते हैं सरकार उन पे टैक्स लगाती है ज्यादा, जिसकी वजह से उन लोगों की इनकम कम हो जाती है बिकॉज उन्होंने सरकार को टैक्स पे किया, ठीक है। और जिससे जो आय की असमानता है उसमें थोड़ी कमी आती है। और सेकंड पॉइंट है, सरकार ने जो टैक्स लगाया, अब टैक्स वाला पैसा जो सरकार के पास आया, अब सरकार इसी टैक्स वाले पैसे का यूज करेगी ताकि गरीबों को या समाज के कमजोर वर्ग को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। सरकार इस टैक्स वाले पैसे का यूज करेगी देश में फ्री एजुकेशन के लिए, फ्री हेल्थ केयर के लिए। सरकार जो वेलफेयर स्कीम लेकर आएगी, सरकार जो है आवश्यक वस्तु पर सब्सिडी प्रदान करेगी, जैसे कि अनाज पर सब्सिडी प्रदान करेगी या सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान करेगी। तो सब्सिडी के माध्यम से या फिर ट्रांसफर पेमेंट के माध्यम से सरकार गरीबों की इनकम को बढ़ाती है, जिससे कि जो असमानता है अमीर और गरीब के बीच वो कम होती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए एक अमीर कमाता है 1000 रुपए, ठीक है, और गरीब कमाता है 500 रुपए। तो यहाँ पे क्या है? ये इनइक्वालिटी है बिकॉज अमीर की इनकम है ज्यादा और गरीब की इनकम है कम। अब सरकार ने अमीर पे लगाया टैक्स 250 रुपए का, और ये 250 रुपए का जो बेनिफिट था गरीब को प्रदान किया, तो गरीब के पास 250 रुपए प्लस हो गए और अमीर के पास माइनस हो गए। अब अमीर के पास केवल कितने बचे? 750, और गरीब के पास भी कितने हो गए? 750। देखो इससे क्या आ गई? देश में इक्वालिटी आ गई, देश में समानता आ गई। समझ में आ गया? तो सेकंड काम क्या है जी? देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको ठीक करना। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर प्राइस स्टेबिलिटी। इसको स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब देश में प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, जब प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो सरकार उसको स्टेबल करती है, सरकार उसको मिनिमम करती है। कैसे? वंस अगेन अपनी टैक्सेशन के माध्यम से और अपने खर्चों के माध्यम से सरकार इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या लिखा है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, कि जब प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं और प्राइस कम करने हैं, तो प्राइस कम कब होंगे? जब जनता की जेब में पैसा कम होगा। याद रखना, जब मनी सप्लाई कम होती है तो देश में प्राइस कम होते हैं, और मनी सप्लाई कम कब होगी? जब जनता की जेब में पैसा कम होगा। पैसा कम कब होगा? जब सरकार जनता पे टैक्स लगाएगी ज्यादा,
एंड जनता पे खर्च करेगी कम। जब सरकार जनता पे टैक्स लगाएगी ज्यादा एंड खर्च करेगी कम, तो जनता के पास पैसा कम होगा, और पैसा कम तो प्राइस का लेवल कम, प्राइस का लेवल कम तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार खर्च कम करती है एंड टैक्स लगाती है ज्यादा, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाती है एंड प्राइस भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर डिफ्लेशन है या रिसेशन है कि देश में प्राइस काफी कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, अब उल्टा करती है, सरकार खर्चे करती है ज्यादा एंड टैक्स लगाती है कम। जब सरकार टैक्स कम लगाएगी तो जनता के पास रहेगा पैसा, इवन सरकार खर्च और कर रही है, जनता को पैसा और दे रही है, जनता के पास पैसा बढ़ जाएगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी एंड देश में प्राइस का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सरकार टैक्स और खर्चे के माध्यम से देश में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। ये हो गए इसके तीन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, दैट इज हमारा बजट डेफिसिट, या फिर हम इसको गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बजट डेफिसिट कब होता है, तो जब सरकार का जो खर्चा था वो ज्यादा हो जाए, किससे, सरकार की इनकम से, रिसीट से, उसको बजट डेफिसिट कहते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड ज्यादा कर रही है एंड जो अर्निंग है वो कम कर रही है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ये कब होता है कि जब देश में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वाला खर्चा ज्यादा होता है, किससे, सरकार की रेवेन्यू वाली रिसीट से, तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो रेवेन्यू रिसीट को, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट अभी ऑलरेडी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले पढ़ाया। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट के डेली वाले खर्चे, भूल गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो सरकार डेली बेस पे देश को चलाने के लिए करती है। तो ये शो करता है सरकार के डेली वाले खर्चे ज्यादा है, मतलब सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे, सरकार की डेली वाली इनकम से। ठीक है, अब आप अगर नोट्स पढ़ेंगे या बुक पढ़ेंगे तो आपको इस टॉपिक के नोट्स में या बुक में, या अगर किसी और यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो आपको इंप्लीकेशंस जो है देखने को मिलेंगे। बच्चों इंप्लीकेशन आपको नहीं पढ़ने, ये बहुत टाइम पहले ही सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो आपको इंप्लीकेशन पढ़ने की नीड नहीं है। पिछले 2-3 साल के सीबीएसई के पेपर उठा के देख लो, किसी भी पेपर में इंप्लीकेशन नहीं पूछे गए हैं, बिकॉज सिलेबस से हटा दिए गए हैं। बट अगर आपको फिर भी रिस्क लगता है कि नहीं हम पढ़ के जाएंगे, तो आपके पास नोट्स है, बुक है, आप वहां से एक बार इसकी अपना रीडिंग कर लेना। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसको नहीं पढ़ा रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब सरकार का टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है सरकार की टोटल रिसीट्स। याद रखना, टोटल एक्सपेंडिचर, जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आता है, ये ज्यादा होता है किससे, सरकार की टोटल रिसीट से, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट से। तो क्या बोलते हैं इसको, फिस्कल डेफिसिट। लेकिन एक कंडीशन है, इस कैपिटल रिसीट में बोरोइंग को शामिल नहीं करना। तो इसमें से आपको क्या करना है जी, बोरोइंग को माइनस कर देना होता है, तब क्या निकलता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसमें बोरोइंग को शामिल नहीं करते। अब फिस्कल डेफिसिट के कुछ मेन पॉइंट्स है, याद रखना ये मेन पॉइंट्स है, इंप्लीकेशंस नहीं है। जैसे कि इसका पहला मेन पॉइंट है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है बच्चों फिस्कल डेफिसिट का ही पार्ट होता है। भैया ऐसे कैसे, तो बताता हूं, रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का पार्ट कैसे है। तो बच्चे एक बात बताओ, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, अब बताओ इसके दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस करना है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। लेकिन आपको पता है बोरिंग को शामिल नहीं करते, तो उसमें से अपने को बोरिंग माइनस करनी पड़ेगी। जरा ब्रैकेट को थोड़ा खोल लेते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस, इसको भी ऐसे रहने दिया, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट में से बोरिंग माइनस कर देता हूं, तो बच्चों बचती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। याद करो कि कैपिटल रिसीट जो होती है, कैपिटल रिसीट जो होती है, जरा ये देखेंगे, तो उसमें अगर बोरिंग माइनस कर दूं, बोरिंग क्या होती है, डेट क्रिएटिंग
कैपिटल रिसीट। तो अब जो रिसीट बची वो कौन सी है, नॉन, ये भी नॉन डेट, ये नॉन डेट। तो कैपिटल रिसीट में से बोरोइंग माइनस कर देते हैं तो क्या बचती है जी, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ठीक है ना। तो वो लिख दिया मैंने, ब्रैकेट खोलो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल लो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट और प्लस माइनस माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। इसको वैसे ही रहने दो। अब जरा आप जो है इस पे ध्यान दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो क्या मैं इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोल दूं, सही बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करोगे रेवेन्यू रिसीट को, क्या बचता है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो आप खुद देख रहे हो कि फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में आपको क्या मिला, रेवेन्यू डेफिसिट। इसलिए क्या बोलते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट इज द पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट बोलता है फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरिंग, कि हम जो भी फिस्कल डेफिसिट करते हैं वो बोरोइंग के बराबर होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट जो भी घाटा होता है इसको पूरा करने के लिए हम अक्सर बाहर से उधार लेते हैं। अगर मेरा घाटा 500 का है तो उधार भी लूंगा 500 का, घाटा 400 का तो उधार लूंगा 400 का, तो जितना घाटा उतना उधार हो गया। इसलिए फिस्कल डेफिसिट क्या दर्शाता है, सरकार की टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट दर्शाता है। अब सरकार अक्सर बोरिंग कहां से करती है, तो नेट बोरिंग फ्रॉम होम, सरकार अपने देश से ही, अपने देश की सरकार से ही, स्टेट गवर्नमेंट से ही बोरो कर सकती है। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, सरकार आरबीआई से उधार ले सकती है। बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, सरकार विदेशों से भी उधार ले सकती है। याद रखना, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो उसका मतलब है उधार लेना पड़ेगा ज्यादा। अब उधार लोगे ज्यादा तो उस पे जो ब्याज है, इंटरेस्ट है बच्चों, वो भी लगेगा ज्यादा। और अगर इंटरेस्ट होगा ज्यादा, उधार होगा ज्यादा, तो फ्यूचर में हमको पेमेंट करनी पड़ेगी ज्यादा। जितना उधार आज ज्यादा लूंगा, फ्यूचर में उतना ही ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी ज्यादा, तो याद रखना हमारे देश में लॉन्ग टर्म डेट इश्यू क्रिएट हो जाएगा। इट मींस हम फ्यूचर में केवल उधार चुकाने में ही लग जाएंगे, देश के डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए क्या बोला गया है कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपनी लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। जो फिस्कल डेफिसिट की सेफ लिमिट है वो 3% ऑफ जीडीपी है। अगर फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 3% के आसपास है तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो ठीक नहीं है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट आता है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया तो उसको पूरा कैसे करेंगे, तो पहला उधार लेकर आप फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर सकते हो। आपको पता है उधार ले सकते हैं देश में सरकार से, पब्लिक बैंक से, कमर्शियल बैंक से, उधार ले सकते हैं देश में आरबीआई से, बट नो न्यू प्रिंटिंग ऑफ मनी। जब मैं उधार लूंगा आरबीआई से तो मैं बोलूंगा भाई नए नोट छाप के उधार मत देना, जो पैसा पड़ा है उसमें से उधार देना, क्योंकि नए नोट छापूंगा तो फिर यहां पे आ जाऊंगा कि बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी। तो उधार लूंगा अपने देश में कमर्शियल बैंक से, स्टेट गवर्नमेंट से, उधार लिया देश में आरबीआई से, या उधार लिया देश में किससे, मैंने अब्रॉड से, बाहर से, अमेरिका, यूएस, जापान से। अब अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो याद रखना ये एक अच्छा तरीका है। क्यों, बिकॉज इससे महंगाई नहीं बढ़ती, यह महंगाई को अवॉइड करता है। ठीक है, महंगाई तब बढ़ती है जब देश में मनी सप्लाई बढ़ती है। मनी सप्लाई तब बढ़ती है जब देश में नए नोट छपते हैं। तो यहाँ पे नए नोट छपने की बात नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये महंगाई नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर मैंने को फिस्कल डेफिसिट पूरा करना है, मेरा घाटा है, उस घाटे को पूरा करना है, एंड मैं आरबीआई के पास जाके बोलता हूँ भाई मेरा घाटा है 500 करोड़ का, 500 करोड़ के नए नोट छाप दो। तो जब नए नोट छपते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। और जब इसके माध्यम से घाटा पूरा करते हैं तो उससे देश में मनी सप्लाई बढ़ जाती है एंड देश में महंगाई भी बढ़ जाती है। तो क्या बोलता है, जो बोरोइंग है उसको एक बेटर सोर्स माना जाता है, किसका, अपने घाटे को पूरा करने का। क्यों, क्योंकि इससे ना तो मनी सप्लाई बढ़ती है और ना ही देश में महंगाई बढ़ती है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। उसके बाद बच्चों पांचवा पॉइंट, आपका आखिरी पॉइंट फिस्कल डेफिसिट में आता है कि फिस्कल डेफिसिट में बी इन्फ्लेशनरी बट नॉट ऑलवेज। फिस्कल डेफिसिट महंगाई को बढ़ा सकता है बट हमेशा नहीं। तो पहला पॉइंट बोलता है फिस्कल डेफिसिट इज इन्फ्लेशन। बताओ महंगाई कब बढ़ेगी, तो बोलता है कि अगर सरकार ने आरबीआई से उधार लिया, वो भी नए नोट छपवा के उधार लिया, तो ऑब्वियस बात है मनी सप्लाई बढ़ेगी और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो उधार लिया
अगर उसका यूज सरकार बेफालतू वालों खर्चों में करती है, डेवलपमेंट वाले खर्चों में नहीं करती, सरकार उसका यूज करती है सब्सिडी देने के लिए, सैलरी देने के लिए या दूसरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, तो भी महंगाई बढ़ेगी। तो याद रखना, महंगाई बढ़ने का दो रीजन है, अगर कंजम्पशन वाला खर्चा किया तो भी बढ़ेगी और नए नोट छपे तो भी बढ़ेगी। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट से महंगाई कब नहीं बढ़ेगी? तो अगर आपने उधार लिया है और उस उधार का यूज बेफालतू वाले खर्चे करने के बजाय आपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है या देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्चा किया है, आपने रोड बनवाई, सड़कें बनाई, पावर प्लांट लगवाए, तो याद रखना इससे महंगाई आपकी नहीं बढ़ेगी। तो फिस्कल डेफिसिट से महंगाई बढ़ भी सकती है और नहीं भी, वो डिपेंड किस पे करता है कि आपने किस प्रकार जो है बोरोड फंड का यूज किया है, आपने उधार लिया उसका यूज किस प्रकार किया, उस पर डिपेंड करता है महंगाई बढ़ेगी या नहीं। उसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। बहुत सिंपल टॉपिक है, ये क्या शो करता है? प्राइमरी डेफिसिट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, इस साल का फिस्कल डेफिसिट, उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरिंग, आपने पहले उधार ले रखा होगा, उस पे आपको ब्याज देना होगा। तो फिस्कल डेफिसिट जो इस साल आप उधार लेने वाले हो, फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरिंग होता है ना, तो मैं इसको चाहूं तो बोरिंग बोल सकता हूं। तो इस साल जो आप उधार लेने वाले हो वो, उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, कि जो पहले आपने उधार लिए थे उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट बन गया वो माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। आगे बोलता है अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, तो बस जीरो कब होगा? ये जीरो तब होगा जब फिस्कल डेफिसिट मान लो 200 और इंटरेस्ट पेमेंट मान लो 200, तो ये क्या आएगा आपका? जीरो आएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो वो ये शो करता है कि आपने जो उधार लिया 200 करोड़ का उधार लिया, वो केवल इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए उधार लिया, कि आपने उधार लिया 200 करोड़ का एंड उस 200 करोड़ में से आपने सबकी इंटरेस्ट पेमेंट कर दी। तो इस केस में प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जीरो, कि आपने उधार लिया इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, कोई नए खर्चे करने के लिए आपने उधार नहीं लिया। इतना ही जानना है, इसके भी आपको इंप्लीकेशंस नहीं पढ़ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों एफडी पीडी आरडी, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस है? तो पहले मीनिंग आपको पता है, बोल दोगे। प्रपोर्शन, ये सॉरी ये नहीं है यहाँ पे आएगा फॉर्मूला। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या है? तो फिस्कल का भी फॉर्मूला आपको पता है, इसका भी आपको फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले पता है आपको, तीनों का मीनिंग पता है। ये देख लो, ये इंडिकेट क्या करता है, ये मेन है। फिस्कल डेफिसिट शो करता है टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार को कितना उधार चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, कि कितना उधार चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट फॉर एग्जांपल अगर मान लो फिस्कल डेफिसिट 200 है और इंटरेस्ट पेमेंट 50, तो कितना आपका आएगा? ये 150 आएगा। तो ये शो करता है कि आपको कितना उधार चाहिए इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा। तो 200 का उधार है बट इंटरेस्ट पेमेंट हटा दू तो मुझे केवल 150 रुपए का उधार चाहिए, तो वही तो बोलता है कि ये शो करता है आपको कितना उधार चाहिए इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा। जबकि रेवेन्यू डेफिसिट शो करता है कि सरकार अब इनेबल है, अब सक्षम नहीं है अपने डे टू डे वाले खर्चे पूरे करने में, कि सरकार के डे टू डे वाले खर्चे क्या है? ज्यादा, सरकार की डेली वाली इनकम क्या है? कम। ये हो गया इनके बीच डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ रहा है कि बजट डेफिसिट को कंट्रोल करने के या रिड्यूस करने के क्या उपाय है। ठीक है, या फिर ऐसे भी आता है रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल या पूरा करने के क्या उपाय है। ये तीन क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर बन जाते हैं और ये क्वेश्चन किसका? आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो अगर बजट घाटा है उसको पूरा करना है तो पहला, सरकार को अपने रेवेन्यू वाला पैसा, जो फ्री वाला पैसा होता है, टैक्स वाला पैसा और नॉन टैक्स वाला पैसा बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये वो पैसा है जिससे ना तो कोई असेट घटती है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, एक तरह से सरकार के लिए फ्री वाला पैसा होता है, तो ये बढ़ाना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट, जो बेकार बेकार संपत्ति है सरकार की, सरकार को अपनी बेकार संपत्ति बेच देनी चाहिए ताकि कुछ पैसा सरकार को मिले, घाटा पूरा हो। इसके अलावा रिड्यूस एक्सपेंडिचर, सरकार को अपने बेफालतू वाले खर्चे कम करने चाहिए, जैसे कि ऑफिस वाले खर्चे या सब्सिडी वाले खर्चे सरकार को कम करने चाहिए। एंड चौथा है प्रिवेंट टैक्स इवेजन, इवेजन माने चोरी, सरकार को टैक्स चोरी देश में रोकनी चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि जो है टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो एंड टैक्स की चोरी कम हो सके। तो ये हो गए बजट डेफिसिट को कंट्रोल एंड रिड्यूस करने के उपाय। अब बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक है, पेपर में आ जाता है। अभी कुछ टाइम पहले सीबीएसई में नया नया जुड़ा है
पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है? तो पब्लिक गुड्स बच्चों वो वस्तु होती है, यह वो सर्विस होती है, याद रखना, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है सबसे पहले फ्री में। ये वो गुड्स है या वो सर्विस है जो सरकार फ्री में प्रदान करती है। इन गुड्स की दो होती विशेषता है। सबसे पहला नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। अब व्हाट डू मीन बाय नॉन राइवलरस? नॉन राइवलरस का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति कंज्यूम करेगा तो उसके कंजम्पशन से दूसरे व्यक्ति का कंजम्पशन घट नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल पार्क, अब एक व्यक्ति पार्क में जाके झूला झूल के आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो झूला कम नहीं हो जाएगा। तो याद रखना, नॉन राइवलरस का मतलब होता है एक एक कंजम्पशन करने से दूसरे का कंजम्पशन कम नहीं होगा। एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती है जिसमें आप किसी को भी उसका यूज करने से रोक नहीं सकते, हर कोई उसका यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल सरकारी पार्क का यूज करने से आप दूसरे इंसान को रोक नहीं सकते। समझ में आ गया? तो जिन वस्तु में ये दो विशेषताएं आपको देखने को मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स कहते हैं। पब्लिक गुड्स अक्सर फ्री राइडर की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम किसी को भी वस्तु यूज करने से रोक नहीं सकते। सरकार द्वारा वस्तु ये फ्री में प्रदान की जाती है, इसलिए हर कोई फ्री में इन वस्तु को यूज करके चला जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्री राइडर प्रॉब्लम। पेपर में ये आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस व्यक्ति पे टैक्स लगा उसी व्यक्ति ने टैक्स पे किया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स किसी व्यक्ति पे लगा और पे किसी और ने किया, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलता है? डायरेक्ट टैक्स वो है जो उसी व्यक्ति द्वारा पे किया जाता है जिस पर वो टैक्स लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स होता है जो लगता किसी और व्यक्ति पे है बट पेमेंट कोई और करता है। ठीक है, यहां पे बोला गया है जो इंसिडेंस है, फाइनेंशियल बर्डन मतलब पैसा पे करने वाला, एंड लायबिलिटी लीगल ऑब्लिगेशन जिस पर टैक्स लगा वो एक ही व्यक्ति है। इसी व्यक्ति पर सरकार ने टैक्स लगाया एंड पेमेंट भी इसी व्यक्ति ने किया, तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन एक ही व्यक्ति पे करेगा। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। सरकार ने टैक्स इस पे लगाया तो लीगल ऑब्लिगेशन इस पे है, बट इसने अपना टैक्स शिफ्ट कर दिया, टैक्स इस व्यक्ति ने पे किया, तो उसके ऊपर क्या आ गई? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो जहां पे इंसिडेंस मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मली प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर पे टैक्स को शिफ्ट कर देता है, तो क्या बोलते हैं उसको एक प्रकार से? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कि लायबिलिटी लीगल ऑब्लिगेशन किस पे है? प्रोड्यूसर पे है या सेलर पे है, बट उसने किस पे शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कुछ बाहर सामान जाते हो खरीदने, मोबाइल फोन है, एसी है, टीवी है, तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। एक्चुअल में टैक्स पे करना दुकानदार को, बट उसने आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो टैक्स है वो डायरेक्टली इनकम अर्नर जो बंदा कमाएगा वो टैक्स पे करेगा, जबकि यहाँ पे टैक्स इंसान पे नहीं बल्कि वस्तु वगैरह पर लगाया जाता है जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर पे करता है, प्रोड्यूसर दुकानदार पे नहीं करता। जबकि यहाँ पे व्यक्ति पर टैक्स लगता है, इनकम अर्नर उसको पे करते हैं। ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब जिसकी इनकम ज्यादा वो टैक्स पे करेगा ज्यादा। जबकि ये होता है प्रोपोर्शनल इन नेचर, यहाँ पे टैक्स की रेट जो होती है हर प्रकार के व्यक्ति पर हर प्रकार की जो है मतलब सेम रहती है। एक कैटेगरी वाली वस्तु पर टैक्स की रेट सेम रहती है, अलग कैटेगरी वाली वस्तु पर टैक्स की रेट थोड़ी अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, यहाँ पे होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। फिर एग्जाम्पल आ गए इनके, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। तो नॉर्मली ये कुछ टैक्स होते हैं, याद रखना, जो वेल्थ टैक्स होता है और जो गिफ्ट टैक्स होता है हम इनको अक्सर पेपर टैक्स भी कहते हैं। इनको पेपर टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका टैक्स वाला अमाउंट काफी कम होता है जबकि पेपर वर्क काफी ज्यादा होता है। तो जितना टैक्स आता नहीं है उससे अधिक तो यहाँ पे पेपर लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्क ज्यादा है एंड टैक्स अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए इसको पेपर टैक्स कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहाँ पे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी बाकी सब आता है। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स में क्या अंतर है। पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि प्रोग्रेसिव टैक्स गरीबों को सपोर्ट करता है, तो आइए एक बार डिफरेंस देखते हैं क्या बोलता है। ये वो टैक्स होता है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट बढ़ती है, और जब इंसान की इनकम घटती है तो टैक्स भी घटता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। यहां पे उल्टा होता है, अगर आपकी इनकम है ज्यादा तो आपको टैक्स कम पे, यहां पे टिक जाएगा, आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा,
और अगर आपकी इनकम है कम, यहाँ पे इनकी आपको टैक्स से ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये होता है प्रोग्रेसिव, ये होता है रिग्रेसिव। यहाँ पे उल्टा होता है, इनकम कम तो टैक्स ज्यादा, और इनकम ज्यादा तो टैक्स कम। यहाँ पे इनकम कम तो टैक्स भी कम, इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा। अगला, यहाँ पे अमीरों पे बर्डन ज्यादा होता है एंड गरीब पे बर्डन कम होता है, जबकि यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे गरीब पे बर्डन ज्यादा होता है एंड अमीर पे बर्डन कम होता है। ये टैक्स जो है देश में इनइक्वालिटी को, असमानता को कम करता है, जबकि ये इस समानता को बढ़ाता है। उसके बाद बोलता है गरीबों के नजरिए से ये टैक्स काफी फेयर है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये लोअर इनकम ग्रुप गरीबों को सपोर्ट करता है, जबकि ये अनफेयर है, अच्छा नहीं है। क्यों? बिकॉज ये गरीबों के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट, बुरा प्रभाव डालता है। समझ में आ गया? ये भी हो गया प्रोग्रेसिव एंड डिग्रेसिव। तो इसके बाद हमारा जो ये यूनिट है, ये चैप्टर है, पूरा अच्छे से हमने कंप्लीटली खत्म कर लिया है। लगभग 35-40 मिनट की वीडियो है, यहाँ पे पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो गया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।